Good afternoon, everyone. लास्ट टाइम होमवर्क दिया था मैंने थोड़े क्वेश्चंस, उसमें कुछ डाउट है क्या? लास्ट टाइम वाले होमवर्क में कुछ डाउट है किसी को? नहीं है तो फिर हम लोग डॉपलर इफेक्ट का थोड़ा सा बचा हुआ है वो खत्म करते हैं आज ना। चलो फिर हम लोग अब डॉपलर इफेक्ट का रिमेनिंग पोर्शन देख रहे हैं। डॉपलर इफेक्ट में देखो अभी तक हमने ये देख लिया है कि अगर सोर्स है, लिसनर है, सोर्स है, इनकी स्पीड दी हुई है और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो वहां पर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही होगी? एफ इक्वल टू एफ नॉट वी नॉट प्लस माइनस वी एल अपॉन में वी नॉट माइनस प्लस वी एस ना। हमने उन्हें यहाँ तक देखा हुआ था ना। और अपेरेंट वेवलेंथ के लिए हमने देखा था लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट वी नॉट ओवर वी नॉट माइनस प्लस वी एस पावर में -1 ना। जो अपेरेंट वेवलेंथ होगी वो केवल सोर्स की स्पीड पे डिपेंड करेगी, लिसनर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी। और अभी तक हमने जो भी देखा उसमें हमने क्या देखा था कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एक्सिलरेशन वाला केस। तो एक्सिलरेशन वाले केस में एक प्रॉब्लम करते हैं, उससे ही कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होगा। सपोज कोई बिल्डिंग से जिसकी हाइट है कुछ 125 मीटर, एक हमने सोर्स ऑफ साउंड को ड्रॉप किया ना, कोई मान लो टॉय वगैरह है साउंड कर रहा है उसको ड्रॉप किया, और नीचे एक लिसनर खड़ा है। तो ड्रॉप करने के टी 3.2 सेकेंड बाद उसको कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई पड़ेगा ये बताना है। और जो सोर्स है वो कुछ 100 हर्ट्ज की साउंड एमिट कर रहा है। तो आपको बताना है फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर एट टी इक्वल टू 3.2 सेकेंड। करो ट्राई, फिर बता देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? और जी की वैल्यू 10 ले लेनी है। क्या किया राज, एक बार बता। तूने किया क्या वो बताना। स्पीड ऑफ जो साउंड है वो कुछ 330 मीटर पर सेकेंड ले लेना।
नहीं सही नहीं लग रहा, फिर से ट्राई करो। स्पीड ऑफ साउंड को चेंज करते हैं, उस कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। स्पीड ऑफ साउंड को 400 कर देता हूँ ना, तो आराम से थोड़ा सॉल्व होगा। ये होता नहीं है ना, बट मैंने चेंज किया है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखो यहां पर करूं, बताऊं अभी। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर बोला जाए कि लिसनर को इस टाइम पे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ी है, तो इस टाइम पे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, वो इसी टाइम पे नहीं निकली होगी, इससे थोड़ी देर पहले निकली होगी। साउंड को जाने में भी थोड़ा टाइम लगा होगा। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि सोर्स की वेलोसिटी इस टाइम वाली निकाल करके यूज कर रहे हो ना। सोर्स की वेलोसिटी यहां पर कौन सी लेनी है, तो किस टाइम पर वो साउंड निकला है वो निकालना रहेगा। वो टाइम आ गया तो उस टाइम की सोर्स की स्पीड देख लो और फिर वो डॉपलर इफेक्ट में डाल दो, फिर सही है। समझो ना। तो मान लेते हैं कि कोई टाइम टी पर ये साउंड निकला हुआ था और उसको यहां तक आते आते टोटल टाइम कितना हो गया, 3.2। तो यहां से यहां तक साउंड को जाने में कितना टाइम लगा है, 3.2 माइनस टी। समझो, सोर्स जब टी सेकेंड पे कहीं यहां पे था, तो इस टाइम पे जो साउंड निकला वो यहां पहुंच रहा है किस टाइम पे, 3.2 सेकेंड पे। पूरा यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 3.2 सेकेंड। तो साउंड को जाने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 3.2 माइनस टी। तो हम अब ये टाइम निकाल लेते हैं, ये टाइम कितना होगा। तो ये टाइम निकालने के लिए हमें यहां से यहां तक की हाइट और यहां से यहां तक की हाइट का सम पता है, तो वो सम निकालेंगे तो उससे टाइम आ जाएगा। यहां से यहां तक की हाइट कितनी बोलेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर ना। ये यहां से यहां तक की हाइट हो गई। और यहां से यहां तक की हाइट कितनी बोलेंगे, तो स्पीड इनटू टाइम। अब कौन जा रहा है आगे, साउंड जा रहा है ना। टी टाइम पे जो साउंड निकला वो अब आगे जा रहा है, तो इतना टाइम मिल रहा है और इतनी स्पीड से जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। सबका मैग्नीट्यूड केवल ले रहा हूं ना, क्योंकि मुझे पता है ये मैग्नीट्यूड प्लस ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा 125। माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है ना, सब जगह केवल मैग्नीट्यूड डाल दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे देखते हैं टाइम कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 5t² प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, 3.2 माइनस टी, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जा रहा होगा, t² माइनस 80t माइनस इसमें से 25 कर देते हैं। 25 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 231। ये तो अजीब ही आ गया। सही हुआ सब। सॉल्व करो यार अब इसको आगे।
अच्छा हाँ, t इक्वल टू 3 सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ ना। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो t की वैल्यू 3 सेकेंड आ रही है। मतलब 3 सेकेंड पे जब सोर्स यहाँ पे था उस टाइम पे साउंड निकला, और 0.2 सेकेंड में वो लिसनर तक पहुंचा, तो टोटल स्टार्टिंग से टाइम हो गया 3.2 सेकेंड। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि डॉपलर इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें सोर्स की स्पीड कब की लेनी है, 2 सेकेंड वाली। तो वो कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में डालेंगे, a की वैल्यू जी है, टाइम 3 है, तो उस टाइम पर 30 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था ना। अब सोर्स की स्पीड पता है, लिसनर रुका हुआ है, साउंड की स्पीड पता है, तो एफ एपरेंट इक्वल टू एफ एक्चुअल, v हमें साउंड का पता है 400 है, प्लस माइनस लिसनर, लिसनर रुका हुआ है 400, माइनस प्लस सोर्स, सोर्स अप्रोच कर रहा है ना। अगर अप्रोच कर रहा है ना, अप्रोच कर रहा है तो अपर साइन माइनस है, -30 ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ना ये हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। टी के दो रूट्स हैं, +3 और -1 ना, तो माइनस तो होगा नहीं ना, प्लस वाला ले लेंगे। यही बोल रहा है ना उमंग, +3 और -1। अच्छा, रेस टू -1। अरे यार कुछ भी समझ जा रहा हूँ मैं तो। अबे उमंग, वो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, वेवलेंथ की नहीं। वेवलेंथ में -1 होता है, फ्रीक्वेंसी में -1 नहीं होता। रूट्स देखो 3 और 77 है, तो 77 ऑब्वियस नहीं हो सकता, गिरने में इतना टाइम नहीं लगेगा ना। 125 है तो मेरे हिसाब से 4 सेकंड में गिर गया होगा, जो भी देख लो टाइम। तो 77 तो हो ही नहीं सकता। समझ आया सभी को। जब भी एक्सेलरेशन वाला केस होगा तो उस टाइम पे हमें ये देखना पड़ता है कि किस टाइम का साउंड कब पहुंच रहा है, तो उस हिसाब से सोर्स की वेलोसिटी लेनी रहती है। अब एक 2D 3D का क्वेश्चन, 2D का करते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट पहले हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू ही समझते हैं। सपोज कोई सर्कुलर पाथ पर सोर्स है, वो मूव कर रहा है विथ स्पीड vs, और एक लिसनर सेंटर पे खड़ा है। अगर अपेरेंट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, स्पीड ऑफ साउंड वी नॉट है, तो हमें बताना है यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी आएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सोर्स सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। हाँ, एफ नॉट ही आएगी ना? क्यों ऐसा होगा, मान लो आपने अभी टाइम 0 पे कोई वेव फ्रंट स्टार्ट हुआ, यहाँ से टाइम 0 पे स्टार्ट हुआ, तो अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और टी टाइम पीरियड बाद सोर्स कहीं यहाँ पे आ गया, टी जहाँ टाइम पीरियड है, तो टी टाइम पीरियड बाद अब यहाँ से एक शुरू होगा। जब तक यहाँ से शुरू होगा तब तक ये कुछ आगे आ चुका होगा। कितना आगे आ चुका होगा, वी नॉट इंटू टी, इतना आगे आ चुका होगा। अब ये भी सेम डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, ये भी सेम डिस्टेंस कवर करके आ रहा है। तो अगर ये टी टाइम बाद स्टार्ट हुआ है तो टी टाइम बाद ही पहुंचेगा ना, यहाँ पर दोनों की स्पीड सेम है।
वी नॉट है, वेव फ्रंट लेके सोच रहे हैं ना, एक कैपिटल टी टाइम बाद शुरू हुआ है तो वो कैपिटल टी टाइम बाद ही पहुंचेगा। तो इसके पास पहुंचने वाले दोनों वेव फ्रंट के बीच में टाइम डिफरेंस कितना दिख रहा होगा, सेम टी। समझ आ रहा है सभी को? अगर कैपिटल टी टाइम बाद स्टार्ट हुआ तो इतनी देर बाद ही पहुंचेगा, तो सेम टाइम डिफरेंस दिखेगा जो टाइम पीरियड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी ना। कैपिटल टी यहाँ पे टाइम पीरियड है दो वेव फ्रंट के बीच का। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जब भी सोर्स और लिसनर है, सोर्स और लिसनर है और इनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर सोर्स चलेगा तो इसके वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रीक्वेंसी पे। सेम हम प्रूव कर सकते हैं, सोर्स को रख दें और लिसनर को घुमा दें तो उसमें भी वही सेम चीज आएगी। मतलब जो साउंड ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वो केवल किस वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है उस लाइन के अलोंग वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे। तो कोई भी सिचुएशन में अनम्यूट नहीं करो भाई। कोई भी सिचुएशन में अगर सोर्स दिया है, लिसनर दिया है, तो आप इनकी वेलोसिटी देख लोगे वी एस वी एल, और इनके एंगल देख लोगे इस मिलाने वाली लाइन के साथ में, और ये वेलोसिटी यूज करोगे डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। देखो राज, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी इंस्टेंट पे ये जो जैसे ये मूव किया सोर्स, तो जो उसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत छोटा होता है। जो कैपिटल टी हम टाइम पीरियड दिखाते हैं वो बहुत छोटा होता है। तो अगर एक छोटे से dt टाइम में वो कुछ मूव करेगा तो आप इसको आर्क लेकर के हर टाइम पे सोच सकते हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना। तो इस हिसाब से हर टाइम पे आपको वही सेम फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। कैपिटल टी लिखने के लिए हम बड़ा दिखा देते हैं, बट वो कैपिटल टी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज 200 हर्ट्ज है, तो 1/t करोगे वो बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है। तो हम यहाँ पर ये नोट कर लेते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो कहीं पे भी अगर आपको डॉपलर इफेक्ट लगाना है तो आप उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग वाली वेलोसिटी लेकर के सॉल्व करोगे। अप्रोक्सीमेशन तो नहीं, अब सर्कुलर पार्ट का अगर हम बहुत छोटा सा पार्ट ले, आर्क ले, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होता है ना, वो अप्रोक्सीमेशन थोड़ी हुआ। सर एक मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ना एक बार। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड बड़ी हुई हाँ तो तब ये बड़ी है तो अलग टाइम पर अलग है। ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये बहुत छोटी है तो उस टाइम पर, और ये तो साइड छोटी होगी ना, जो आपका dt टाइम होता है, dt टाइम में सर सोर्स की स्पीड थोड़ी स्पीड ऑफ साउंड है, वो तो कम स्पीड से चलता है ना, वो तो 10 20 30 ऐसे ही चल रहा होगा ना, तो एक dt टाइम में कितना चलेगा। अच्छा तो फिर वहां पे अप्रोक्सीमेशन ही ना, मतलब कि वो हाँ, स्पीड तो ऑफ। अप्रोक्सीमेशन ही है, बट वो मतलब बहुत ही क्लोज अप्रोक्सीमेशन है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ सर।
इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कोई रोड है, इस रोड पे कोई कार जा रही है, कार का ड्राइवर चिंटू हॉर्न बजाते हुए जा रहा है और फ्रीक्वेंसी निकल रही है 100 हर्ट्ज की, और किस यहाँ से 400 मीटर आगे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पर पिंटू बैठा हुआ है रोड से 300 मीटर पर। तो हमें बताना है कि इस टाइम पर अगर ये कार की स्पीड है कुछ 30 मीटर पर सेकेंड, तो हमें बताना है कि पिंटू को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। भागेश, ये सब जोक नहीं सुने जाएंगे जब तक तू पब्लिकली नहीं बताएगा जोक। प्राइवेट में कोई जोक नहीं देखा जाएगा। भागेश का बोलना है कि चिंटू तो कोडिंग कोडिंग करता है, टीवी बहुत देख रहा है भागेश आजकल। क्वेश्चन सबको क्लियर है? लिसनर रुका हुआ है, सोर्स चल रहा है, और आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये साइड अगर 400 है, ये 300 है, तो ये साइड आ जाएगी कुछ 500 ना। तो ये वाला आप एंगल बोल सकते हो। ये एंगल कितना आ रहा होगा? कॉस थीटा इक्वल टू 400/500, 4/5। तो आपको क्या करना है, ये जो सोर्स की वेलोसिटी है उसका इधर को कंपोनेंट लेना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि इस लाइन का उधर कंपोनेंट ले लेता हूँ। लाइन का कंपोनेंट नहीं लेना है ना, कार की वेलोसिटी का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट लेना है। तो वो कितना आ रहा होगा? VC cos थीटा। तो ये हमारी सोर्स की वेलोसिटी यूज करनी है ना, जिसके वजह से वो इधर को आ रहा है। तो अब हम लोग अगर डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू F0। F0 कितना दिया है? 100 दिया था ना। हाँ 100 है। V0 330 लिया है, लिसनर रुका हुआ है। फिर V0 प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस कंपोनेंट की वजह से अप्रोच कर रहा है ना, इस कंपोनेंट की वजह से स्पीड ऑफ साउंड नहीं दिया रहा है, तो वही 330 लेना है बार बार ना। तो अप्रोच कर रहा है, तो अपर साइन माइनस वाला है, तो -30 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज 4/5। बाकी अब आगे कैलकुलेशन है वो कर लूँ ना। अब आगे कर लो, ये क्या है? अबे किस दिन की बातें कर रहे हो तुम लोग? 324, 340? अच्छा अच्छा, ओके।
तो अब देखो डॉपलर इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब आप पूरा वेब वाला मॉड्यूल कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 तो वैसे हो ही गया ना डिस्कस, तो 2 3 है, 2 3 के लिए एक क्लास दे देता हूँ रेगुलर क्लास, या चलो अलग से ही डाउट पूछो ना, 1 तो कर ही दिया है ना, क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं तो वो दिक्कत होगी। नहीं नहीं, क्लास नहीं लगा रहा हूँ डाउट का, आप अलग से ही कर सॉल्व करते रहो, पूछते रहो ना। 1 का नेक्स्ट क्लास में 1 का जो भी बचा हुआ डाउट है वो कंप्लीट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 का बचा हुआ करेंगे कंप्लीट, और फिर हम लोग वेब ऑप्टिक्स अगले क्लास में करेंगे। आज भी करेंगे वेब ऑप्टिक्स, बट डाउट वगैरह 1 का नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और करेंगे। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। सपोज कोई सोर्स है, वो vs स्पीड से मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, और फ्रीक्वेंसी f0 निकाल रहा है, और इसके सेंटर से 3r डिस्टेंस पर एक लिसनर बैठा हुआ है। तो हमें बताना है कि इसको कितनी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। v0 स्पीड ऑफ साउंड है। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी हाँ सौरभ सही है। हाँ, दो टेंजेंट बना लो। जब टेंजेंट के लॉन्ग वो आ रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी, और जब टेंजेंट के लॉन्ग वो जा रहा होगा ना, दूर जाने के टाइम पर वो कम हो जाती है ना। पास आने के टाइम पे, इस टाइम पे जब रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी का टेंजेंट इधर है, तो सीधा सीधा टोटल वीएस यहाँ पर कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है ना, टोटल वीएस इस लाइन के लॉन्ग है, और एक टाइम पर टोटल वीएस इस लाइन के लॉन्ग है यहाँ पर। और दूर जाने के टाइम में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ना, पास आने के टाइम बढ़ती है। तो अभी क्या हो रहा होगा, फ्रीक्वेंसी इस टाइम पर एफ इक्वल टू मैक्सिमम जब निकाल रहे होंगे, एफ नॉट वी नॉट, लिसनर रुका हुआ है और ये अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है तो अपर साइन, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। और मिनिमम कब हो रहा होगा, जब वो ऐसे रिसीड कर रहा होगा तो मिनिमम होगा। और कोई भी टाइम पे देखोगे तो यहाँ इनके कंपोनेंट आएंगे ना, कॉस थीटा वगैरह, तो वो इससे यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो रही होंगी। ठीक है, फिर अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस कर दूंगा, उसके थोड़े से ही बच्चे हैं प्रॉब्लम, डाउट तो शायद ही आए उसमें। बाकी 2 3 करो जल्दी और डाउट पूछ लो अलग से।
अब हम लोगों के एडवांस के 2 टॉपिक रह गए हैं, एक है वेव ऑप्टिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। नहीं नहीं, 2 और 3 सबके डाउट अलग से पूछो ना, 1 का बस क्लास में कर दिया है, 2 और 3 का नहीं। मॉडर्न फिजिक्स बड़ा नहीं है, वो भी छोटा ही है। 2 वीक लगेंगे मॉडर्न फिजिक्स में और 1 वीक लगेगा वेव ऑप्टिक्स में। 3 वीक का बचा हुआ है सिलेबस अब। टॉपिक वैसे ये छोटे छोटे हैं। मॉडर्न फिजिक्स तो 3 क्लास, वेव ऑप्टिक्स तो 3 क्लास में हो जाएगा, बट मैं करीब 4-5 क्लास लेके चल रहा हूँ। और मॉडर्न 6 क्लास का है, मैं 8 क्लास करीब लेके चल रहा हूँ कि 2 वीक में पढ़ाऊंगा आराम से। तो अब वेव ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में मेनली हम देखो इंटरफेरेंस देखते हैं। इंटरफेरेंस जो आपने पीछे देख लिया वही सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम रहेगा, बस उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक एक्सपेरिमेंट होता है वो हम लोग देखते हैं ना। कुछ भी नया थ्योरी नहीं है, जो आपने पीछे थ्योरी पढ़ लिया बस वही होगा, और एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो जो लाइट होता है, लाइट में हम बोलते हैं डुअल नेचर है ना। लाइट में वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो ये सब कैसे प्रूव हुए कि वेव नेचर है पार्टिकल नेचर है? तो उसके लिए कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दिखी, हम उस बेसिस पे बोलते हैं। तो जैसे वेब में हमने देखा इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई भी जगह इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां पे हम बोलेंगे वेव होगा ना। अब पार्टिकल नेचर का प्रूफ हमें मिलता है, अभी हम आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना। तो ये ऐसे अलग अलग ये जो कॉन्सेप्ट है, इन बेसिस पे हम बोल सकते हैं अगर इंटरफेरेंस लाइट दिखा रहा है तो वो वेव ही हो सकता है, पार्टिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकते ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो वो पार्टिकल से ही हो सकता है। तो इस बेसिस पे बोला गया है कि लाइट में डुअल नेचर होता है। इंटरफेरेंस के अलावा भी हम आगे और एक पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ना। ये सब जो होते हैं कॉन्सेप्ट, इनके बेसिस पे बोला गया है कि लाइट में वेव नेचर है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बोला जाता है कि लाइट में डुअल नेचर है। तो अभी हम इस चैप्टर में लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे ना। तो अभी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि लाइट एक वेव है। तो लाइट वेव है, तो ये लाइट जब ट्रेवल करती है तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। लाइट मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, ई क्रॉस बी करने से हमें लाइट का डायरेक्शन मिलता है। अगर इधर को ई है तो इधर को हम बी दिखाएंगे इस टाइम पर, ई क्रॉस बी से लाइट के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन मिलेगा ना। लाइट अगर अभी इधर को जा रही है वी इस वेलोसिटी से, तो ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ वी देगा। तो जहां पे भी लाइट ट्रेवल कर रही होती है उसके हर पॉइंट पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं। अब ये सब कैसे हो रहा होता है ये हम लोग पढ़ेंगे अभी जब एडवांस का टॉपिक हो जाएगा। तो मेंस का पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहां पे यही पढ़ना होगा कि कैसे ई और बी की वजह से लाइट ऐसे ऑसिलेट करते हुए आगे जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे साउंड वेव होता है, साउंड वेव में क्या है, जब साउंड आगे जा रहा है तो हर जगह पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वेव को बताते हो, या फिर
प्रेशर चेंज हो रहा है उसके टर्म में बताते हो, या फिर डेंसिटी चेंज हो रहा है उसके टर्म में बताते हो। तो सेम वे में यहाँ पे जब लाइट ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो हम या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में वेव को बताएंगे या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में बताएंगे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ना, या फिर B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस प्लस वो किधर जा रहा है उस हिसाब से। तो वो ये वाला पार्ट सेम वही है जो वेव में पड़ा था, बस ई नॉट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है और बी मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, क्लियर है। और जो भी यहाँ इंटेंसिटी आती है लाइट की वो इनके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से सोच लो या मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनकी वैल्यू जो होती है ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन होता है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइम में इनके एम्पलीट्यूड का रिलेशन बता दूंगा, अभी याद कर लो कि दोनों प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है कि लाइट के केस में हम वेव की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, या तो ई के टर्म में लिखेंगे या बी के टर्म में लिखेंगे। वहां ऑसिलेट कौन कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सर वो लिखवाया था ना सर आपने? वो उनके उसका परमेबिलिटी और परमेबिलिटी का प्रोडक्ट लिखाया था ना, इनके एम्पलीट्यूड का रिलेशन नहीं लिखाया कहीं पर। हाँ सर, सॉरी सॉरी। मेरे हिसाब से शायद ये इंटू सी होता है यहाँ पर ना ये, लेकिन अभी 1/इंटू सी होता है, बट वो अभी मेरे को कंफर्म याद नहीं आ रहा है तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। आगे लिखना है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही सब प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो तब कर लेंगे ये। नहीं सर, वो एप्सिलॉन ने वो बाद में लिखा था ना आपने, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। अच्छा, लिखाया था। वो V क्रॉस E इंटू 1/c² इक्वल्स B। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसा कुछ आया था ना स्पीड ऑफ लाइट के। हाँ, हाँ V अगर ठीक, C डाल। हाँ सही है सही है। ये इस बार वाले मेंस में ये पूछा गया था, बी दिया गया था, ई पूछा गया था। यहाँ पे इस v को ही c लिखा गया है ना, v को c से भी रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को। इस पे गुंजाल आके बोल रहा था कि सर अभी ये फॉर्मूला मुझे चेक करना पड़ेगा सही लगाया है कि नहीं, मुझे याद नहीं है, बट उसका फाइनली सही हो गया था। बट महानता देख रहा हूँ ना कि उसमें भी डाउट था उसको कि लगाया सही या नहीं, अभी वो डाउटफुल था, वो कंफ्यूज हुआ था, तुक्का ही मारा था उसने वहां पर। ठीक है, नोट हो गया। सर हम्म, अभी डाउट पूछ सकता हूँ, क्यों मेंस के वक्त ही पूछना है? मतलब कोई भी ई रहा तो वहाँ पे बी आता ही है कैसा? क्या क्या फिर से बोलो एक बार। मतलब अभी कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए उस पॉइंट पे, ऐसा कुछ होता है क्या? वो नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है किस रीजन से आई है। जैसे अगर आपने एक स्टेशनरी चार्ज रखा है तो उसके वजह से कोई पॉइंट पे केवल ई होगा, लेकिन एक मूविंग हाँ, चार्ज है तो उसके वजह से उस पॉइंट पे ई भी होगा बी भी होगा। और वो दोनों का रिलेशन ये रहेगा हमेशा? हाँ, उन दोनों का रिलेशन ये होगा। अच्छा, समझा सर। और यहाँ पे अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में समझाऊंगा कि जब भी बी चेंज होता है तो ई क्रिएट होता है, ई चेंज होता है तो बी क्रिएट होता है, तो ये यही एक दूसरे चेंज होते रहते हैं और आगे क्रिएट करके प्रोसेस चलता रहता है। तो ये वेव समझेंगे ना।
अच्छा, वो ईएमएफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती थी, आपने बोला था चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में, वो ये लगातार लाइट आगे ट्रेवल करती जाती है, एक दूसरे को इंड्यूस करता जाता है और दोनों लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा अच्छा, समझा समझा। सर सिर्फ एक लास्ट डाउट, ये पॉइंट पे वैल्यूज आ रही है कि ये ये पॉइंट के? पॉइंट पर है, जैसे कोई भी पॉइंट पे लाइट जा रही है तो लाइट के इस पॉइंट पर, स्पेस में इस पॉइंट पे ई और बी कैसे रिलेटेड है वो चीज बताई जा रही है। ओके सर, समझ गया। टाइम चेंज होता रहेगा तो उस पॉइंट का ई चेंज होता रहेगा, बी चेंज होता रहेगा। हाँ सर। क्या बोल रहा है आदित्य तू? ऊपर तो आपने ईबी को, ईबी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईबी को सी लिखा है। ये डायरेक्शन बताया है, यहाँ डायरेक्शन बताया है भाई, मैंने इक्वल टू थोड़ी लगाया है, मैंने डायरेक्शन बताया है ना भाई कि ई क्रॉस बी से सी का डायरेक्शन मिलता है, सॉरी वी का डायरेक्शन मिलता है ना, लाइट किधर जा रही है। यहाँ इक्वल टू थोड़ी दिया है मैंने। ये अच्छा किया आदित्य ने ये डाउट पूछ लिया, ये कई लोग हो सकता है ऐसा सोचे हो। ई क्रॉस बी इक्वल टू वी मैंने नहीं लिखा है ना, मैंने डायरेक्शन रिलेट किया है कि ई क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने से वी का डायरेक्शन मिलता है, लाइट का डायरेक्शन मिलता है प्रोपोगेशन का। अबे श्लोक, तुम्हें टोपी ध्यान रहती है हर टाइम पर, बालों की टोपी बना रखी है तुमने, ये इतना बड़ा बड़ा एरो लगा, ये नहीं दिख रहा है तुमको? कैप लगा दो, कैप बहुत पसंद है। एरो से नहीं काम चलेगा, कैप ही लगाना पड़ेगा। ठीक है श्लोक, एरो से काम चला लो। अरे मैं समझ रहा हूँ भंडारी, अरे यार तू एक्सप्लेन भी करने लग गया। ये सब नोट करो, मैं 1 मिनट आया। हो गया ना? तो नोट हो गया। अरे नहीं, कटवा लिया होगा यार, इस टाइम पे तो सबने बाल काट ही रखे हैं घर पे ही। श्लोक क्या बोलते हो, दिखाना पसंद करोगे एक बार कैप कैसा चल रहा है तुम्हारा, बालों वाला कैप? हेयर ही नहीं है तो क्या अब फायदा होगा, जाने दो। तो अरे राज छोड़ ना भाई, पढ़ाई करते हैं, तुझे भी टाइम पास करने में बहुत मजा आने लग गया है। तो देखो हम लोगों ने, अब देखो ये, इससे पहले हमें थोड़ा सा वेव फ्रंट देखना है, वेव फ्रंट देखेंगे फिर ये वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस वगैरह। यहाँ पे इंटरफेरेंस पढ़ना है बस, और जहाँ पे हम A1 A2 लिखते थे पहले y इक्वल टू ए, वैसे वहाँ पे E लिख करके सब सॉल्व करेंगे, या B लिख करके, तो सारा काम वही सेम होगा। बट उससे पहले एक थोड़ा सा वेव फ्रंट के बारे में और पढ़ना है, वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें वेव फ्रंट हमने पीछे देखा हुआ है, वही चीज फिर से हम देख रहे हैं। कोई भी अगर लाइट का हमने एक सोर्स लिया और ये हर तरफ को लाइट एमिट कर रहा है, तो अगर ये पॉइंट सोर्स है तो हम इससे आर डिस्टेंस पर अगर हम ऐसा एक सरफेस लेते हैं तो उसके सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, तो ये जो सरफेस होगा इसको हम नाम देंगे वेव फ्रंट।
ना, लाइट के लिए भी वही सेम कॉन्सेप्ट होगा। वेव फ्रंट है क्या, वही सेम चीज जो पहले देखी है। इफ ऑल द पॉइंट ऑन अ सरफेस is having same phase, then surface is called wave front। तो जैसे हमने पहले देखा था पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता था, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट, हाँ तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो जैसे एक पॉइंट सोर्स है तो हर तरफ को स्ट्रेट लाइन में जाएगी ना लाइट, और लाइट जब स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ऑसिलेट कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे जब लाइट पहुंचेगी तो स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी एक के टर्म में सोच लेंगे ना, तो बार बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ही सोचूंगा। और ये ओसिलेशन वाली बात ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग सीखेंगे और ना, अभी आप बस मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑसिलेट करता है ई और बी। लाइन सोर्स होगा तो वहां पे सिलेंड्रिकल हो जाएगा, और अगर प्लेन सोर्स हुआ कहीं, ऐसा एक प्लेन में सोर्स है और वो हर तरफ को एनर्जी लाइट एमिट कर रहा है, तो उसके लिए वेव फ्रंट भी हम ऐसे प्लेन दिखा देंगे। अगर आप पॉइंट सोर्स से भी बहुत दूर चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे तो वो भी फिर क्या होने लगेगा, प्लेन होने लगेगा ना। पॉइंट सोर्स या फिर सिलेंड्रिकल सोर्स से अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तो वहां पे जो वेव फ्रंट होगा वो भी प्लेन होने लग जाता है फिर ना, रेडियस जब बहुत बड़ा हो जाएगा दूर जाने पे तो फिर वो कर्व सरफेस भी प्लेन सरफेस दिखेगा। समझो ना, यहाँ पर कर्व सरफेस भी प्लेन सरफेस दिख रहा है। तो अब देखो इसमें ये जब तक हम लोग को पता नहीं था कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बी क्रिएट करता है और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ई क्रिएट करेगा, और इस प्रोसेस के थ्रू लाइट लगातार आगे ट्रेवल करती जाती है यहाँ पर, जब तक ये सब चीजें क्लियर नहीं थी तब तक एक हाइगेन करके साइंटिस्ट थे शुरू में, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था वेव फ्रंट के थ्रू कैसे लाइट आगे को ट्रेवल करती है, तो वो हमें पढ़ना है। वो हालांकि गलत है लेकिन थोड़ा उससे समझना, लाइट को फील करना आसान होता है, तो इसलिए पढ़ना है थोड़ा। उनका घर नदी के किनारे था तो वो दिन भर बैठ के पत्थर फेंका करते थे और वेव फ्रंट बनता था वाटर रिपेल, तो वो देख देख करके उन्होंने कॉन्सेप्ट ही बना दिया कि कैसे वेव फ्रंट आगे चलता है। खाली टाइम पास करते करते भी कुछ कॉन्सेप्ट बना दिया उन्होंने, पत्थर फेंक फेंक करके नदी में। अबे वेदांत, ये कर्व सरफेस को कब तू प्लेन बोलेगा, जब दूर होगा रेडियस बहुत बड़ा होगा तभी ना प्लेन बोलेगा, कुछ भी डाउट पूछता है।
चलें अगले पेज पे। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हाइगेन प्रिंसिपल। ये जो कुछ भी है सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। उन्होंने इमेजिन किया था नदी के किनारे बैठ के, तो उन्होंने क्या इमेजिन किया वो हम लोग देख रहे हैं। देखो उन्होंने ये बोला कि ये पूरा जहाँ पे भी वैक्यूम भरा हुआ है ना, स्पेस में हर जगह वैक्यूम है। बट उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई, वैक्यूम नहीं है, हर जगह एक कोई मटेरियल है जिसको उन्होंने नाम दिया ईथर, जो दिखता नहीं है। हाँ, उन्होंने बोला हर जगह ईथर कोई मीडियम भरा हुआ है। और जहां पे भी कोई भी लाइट का एक वेव फ्रंट आया, मान लो ये लाइट का एक वेव फ्रंट है, तो इस लाइट के वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। कोई भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह काम करेगा। और ये अगर लाइट इधर को जा रही है तो ये इसी डायरेक्शन में आगे को हर तरफ को ऐसे सोर्स की तरह काम कर रहा है, तो वेव फ्रंट निकल रहे होंगे ना, पॉइंट सोर्स से ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे होंगे। और कोई भी टाइम पर जो नए वेव फ्रंट आए हैं उनका अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो नई पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट दे देगा, मतलब ये वेव फ्रंट यहाँ पहुंच गई अभी। और ये जो जब हम वेव फ्रंट पे कोई पॉइंट लेते हैं और उसको लेकर के ये हम बनाते हैं ऐसे वेव फ्रंट, तो ये वाले वेव फ्रंट को उन्होंने बोला सेकेंडरी वेव फ्रंट, या फिर वेवलेट बोला, सेकेंडरी वेवलेट। तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट था मैं एक जगह समराइज कर देता हूं। उन्होंने क्या बोला कि ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट इज एक्ट एज अ न्यू सोर्स। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वही वही चीज समझाई गई है ना कि कोई भी एक वेव फ्रंट ले लो, तो ये वेव फ्रंट के बाद अगला वेव फ्रंट टी टाइम बाद बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? इसी चीज को हाइगन प्रिंसिपल से हम सीख रहे हैं। अगर ये वेव फ्रंट अभी यहाँ है तो इसका हर एक पॉइंट को एक सोर्स मान लोगे और उसको टी टाइम बाद पॉइंट सोर्स से आप ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दोगे और उसका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, कॉमन टेंजेंट वाला सरफेस, तो वो हमारा न्यू वेव फ्रंट आ जाएगा। हाँ? मेरे को एक बार लिख लेने दो, फिर एक बार मैं और समझा देता हूँ।
ये नोट करो, मैं इसको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। देखो भाई, ये हाइगेन जी ने बोला था कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये सही नहीं है ना। उनका प्रिंसिपल क्या था मैं वो बता रहा हूँ कि हाइगेन ने क्या बोला। हाइगेन ने सही बोला होता तब ना हम इतना सोचते। अब वो तो समझो ना, नदी के किनारे पैर लटका के बैठे हुए हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और कुछ समझ आ गया तो ऐसा ऐसा डायग्राम बना के बता दिए। अब इतना कौन उन्होंने सोचा कि इसका हर एक पॉइंट नया वेव फ्रंट है, उससे भी शुरू करें। हाँ, हाइपोथेटिकल है भाई, ये सब हाइपोथेटिकल है। ईथर होता ही नहीं है, ये सब हाइपोथेटिकल चीजें ही चल रही हैं। हाँ, वेव फ्रंट और न्यू वेव फ्रंट वो रियल है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, तो उससे मान लो टी टाइम बाद का ये कुछ वेव फ्रंट आया हुआ है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कुछ ऐसा आएगा ना। कोई टी1 टाइम मान लो, टी टाइम का ये वेव फ्रंट है, फिर डेल्टा टी टाइम बाद वेव फ्रंट बड़ा हो चुका होगा और आगे जा चुका होगा। यहाँ से लाइट जाना शुरू हुई, टी टाइम पे यहाँ पहुंची, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम बाद ना यहाँ पे वेव फ्रंट आ गई है ना। यहाँ पे हम टाइम देख रहे हैं, इस वेव फ्रंट का टाइम टी है, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम लग रहा है डेल्टा टी। तो नया वेव फ्रंट ये हो चुका होगा। तो इस चीज को उन्होंने बताया कि आप कैसे बना सकते हो ना, हाइगेन प्रिंसिपल के थ्रू। ये वेव फ्रंट पता है तो अगली वेव फ्रंट कैसी बनेगी हम वो बता सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कैसे बताओगे। ये तो हमें पता है, हम जानते कि ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने कैसे बताया। उन्होंने बोला कि आप क्या करो, इस पे हर एक वेब फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है उनको नया वेब का सोर्स मान लो ना। ये सारे नए वेब के सोर्स हो गए, और इनसे अब आप ऑल डायरेक्शन में आगे को ना, पीछे को नहीं, लाइट आगे को जा रही है तो आगे को नए वेब फ्रंट्स बनाओ। तो अब नए वेब फ्रंट टी टाइम बाद क्या होंगे ना, इसको सेंटर लेते हुए आप ऐसे स्फीयर बनाओगे ना, थोड़ा सा सर्कल अच्छे से बनाओ। ये सेंटर पे आ रहा होगा, और थोड़ा दूर बन गया ज्यादा यार। अब चलो, अब समझ लो इसी में। थोड़ा रुको, पास बनाता हूँ इसको। इसको ऐसे करके हर एक का टी टाइम बाद का वेव फ्रंट दिखा दिया है, मैं कुछ दिखा दिया है, और इनका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये हमारा डेल्टा टी टाइम बाद का वेव फ्रंट का हो गया ना। पूरा नहीं बना रहा हूँ, पूरा ऐसे आप बना लोगे। समझ आ रहा है। हाइगेन प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया कि अगर किसी टाइम टी पे वेव फ्रंट कहाँ है ये पता है, तो उसके नेक्स्ट किसी डेल्टा टी टाइम पर वेव फ्रंट कहाँ पहुंचेगा वो आप ड्रॉ कर सकते हो। समझ आ रहा है बच्चों, हाइगेन प्रिंसिपल क्या बता रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा वेव फ्रंट और लाइट के ट्रेवल करने का जो डायरेक्शन होगा वो 90 डिग्री पे होते हैं ना। कोई भी टाइम पे जो भी आपने वेव फ्रंट दिखाए होंगे, उससे 90 डिग्री पे लाइट के ट्रेवल करने का डायरेक्शन हो रहा होगा।
नोट हो गया ये? ये यहाँ दोबारा समझाया है ना, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वही चीज लिख बता दी थी ना। ये कोई टाइम टी का वेव फ्रंट था, ये टी प्लस डेल्टा टी का, ये लिख चुके हो यहाँ पर, उसी को फिर से एक बार समझा दिया है। यहाँ पे बस थोड़ा सा पार्ट लेके समझाया था, यहाँ पे पूरा बना दिया कि अच्छे से फील हो पाए। सर इससे कुछ कैलकुलेट करता आता है क्या? उन्होंने रिफ्लेक्शन वगैरह इससे और रिफ्रैक्शन वगैरह डिराइव किया था कि वो भी एक्सप्लेन हो सकता है, बाकी और कुछ कैलकुलेट नहीं करना है इसमें। अब वो सब मैं करा नहीं रहा हूँ ना, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, कोई एग्जाम में किसी तरह से नहीं पूछा जा सकता। वो मॉड्यूल में लिखा हुआ है कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, हाइगेन प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। चाहे तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई यूज नहीं है उसका, मैं वो नहीं करा रहा हूँ ना। ईथर यहाँ लिखा था, ईथर क्या लिया है, जो स्पेस में मीडियम है वो है ईथर ना। उन्होंने यहाँ पे हर जगह मीडियम माना है ईथर को, और उसके पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। चलूं आगे? हर जगह आप ये ध्यान रखना कि कहीं पे भी अगर लाइट की रेज आ रही है, मान लो ऐसे लाइट की बीम आ रही है, तो वहां वेव फ्रंट पूछा जाता है, उसके परपेंडिकुलर सरफेस दिखाओगे ना। अगर रेडियल रेज निकल रही है तो वहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ लेना है कि कहीं पर भी अगर लाइट रेज पता है तो आप कैसे वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे। लाइट रेज के परपेंडिकुलर आप वेव फ्रंट ड्रॉ कर दोगे। तो इस पार्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं ना। सपोज हमारे पास एक प्लेन मिरर है, और इसकी तरफ कोई ऐसे वेव फ्रंट आ रही है ना, ये वेव फ्रंट दिखाए गए हैं, ये ऐसे आ रही है, तो व्हाट विल बी वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ लो। अगर आपको कोई भी मिरर पे ऐसे वेव फ्रंट दिखाई गई, तो हमें रिफ्लेक्शन के बाद का वेव फ्रंट दिखाना है। तो आप क्या करोगे, पहले जो भी वेव फ्रंट आ रही है, जो भी वेव फ्रंट आ रही है हम उसके परपेंडिकुलर रेज ड्रॉ कर देंगे। हमें रेज को लेकर के सोचना आसान होता है ना, ऐसे रेज आ रही हैं, और फिर उनको रिफ्लेक्ट करा देंगे, और रिफ्लेक्टेड रेज के परपेंडिकुलर में हम ऐसे वेव फ्रंट दिखा देंगे ना। तो ये हमारा न्यू वेव फ्रंट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, ये डायग्राम दे देंगे और चार ऑप्शन में चार अलग अलग वेव फ्रंट के डायग्राम दे देंगे, तो आपको ऐसे रे बना करके फिर ड्रॉ कर लेना है ना। तो फाइनल डायग्राम हम कैसे दिखाएंगे ना, ऐसे लाइट आ रही है और वो ऐसे जा रही है। अभी राज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज का क्या हो रहा है। रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के सुपर पोजिशन से क्या होगा वो अलग चीज हुई ना। अभी हम लोग केवल रिफ्लेक्टेड का क्या हुआ वो देख रहे हैं ना। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है।
सर अगर मतलब मिरर का सरफेस था, उस पे पॉइंट पे वेव फ्रंट बनाया ना आपने इस क्वेश्चन में? उसके मैंने रेज बनाई, पहले वेव फ्रंट को देख करके रेज बनाई, फिर रेज को रिफ्लेक्ट कराया और रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर फिर से वेव फ्रंट दिखा दिया। हाँ सर, समझा कि समझा अगर सर। रे पता चल जाएगा तो वेव फ्रंट बन जाएगा ना, तो मैंने पहले वेव फ्रंट को देख करके इंसिडेंट रे बनाई, फिर रिफ्लेक्टेड रे बनाई और रिफ्लेक्टेड रे को देख करके वेव फ्रंट बनाया। हाँ सर, समझा। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास मान लो दो अलग अलग मीडियम है, म्यू 1 म्यू 2, और म्यू 2 इज रेयरर मीडियम देन म्यू 1, और इसमें कोई ऐसे वेव फ्रंट आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट कैसी हो जाएगी? हर में आपको करना क्या है, वेव फ्रंट को देख करके रे बनाओ, और रे का क्या होता है वो आपको पता है, और फिर नई रे आने के बाद उसका वेव फ्रंट बना दो। सब लोग कर लोगे? यहाँ पे ऐसे रेज आ रही होंगी, और उसके बाद अगर रेयरर मीडियम में जा रही हैं ये सारी रे, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी। तो अब नई ये वाली वेव रे आ रही हैं, इनके परपेंडिकुलर अब आप ऐसे बना दोगे, तो ये हमारी नई वेव फ्रंट आ जाएंगी। अगर एक प्लेन, ये एक कॉर्ड मिरर है, उसकी तरफ अगर एक ऐसे पैरेलल वेव फ्रंट आ रही है, तो जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट कैसी बन रही होगी? मिरर शेप की, हाँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे रेज लेके आओगे ना, परपेंडिकुलर रेज लेके आओगे, और ये सब आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती दिखेंगी ना। तो मतलब ये एक तरह से सेंटर होगा, और उसको लेते हुए परपेंडिकुलर ऐसे रेज बना दोगे, तो मिरर के शेप में ऐसी ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रही होंगी ना, और क्रॉस करके जब ये इधर निकल जाएंगी रेज, तो फिर ऐसी बनने लग जाएंगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ऐसा मिरर है और वहां पर ऐसे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन नई वेव फ्रंट कैसी दिखेगी? फिर से मिरर शेप की ही आएगी ना, यहाँ पे भी ऐसे रेज लेके आएंगे, सब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आते दिखेंगे? फोकस से, सब फोकस से आते दिख रहे हैं। तो ये एक तरह से उसका सेंटर दिख रहा होगा ना, सेंटर लेकर के ऐसे हम वेव फ्रंट बना देंगे। दो और कर लो लेंस के लिए भी, एक एक। मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके तरफ ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट कैसा होगा वो दिखाना है। ये वाला क्वेश्चन इस बार एडवांस में आया था, कॉन्वेक्स लेंस का वेव फ्रंट बनाना।
सर ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे। ऊपर वाला, यहाँ पे देखो जो इधर का शेप होता है ना उसका रिवर्स दिखता है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो वो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा तो उसका अपोजिट वाला ऐसा बन जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे ऐसे रेज आ रही होंगी, सब कन्वर्ज हो रही होंगी ना, तो कन्वर्ज हो रही होंगी तो ऐसा वेव फ्रंट आ रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को क्या बोल रहा हूँ ना। इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद फिर ऐसे बना देंगे। अभी बस हमें इससे पास होने के बाद का बनाना था तो वो बनाया है। नेक्स्ट पेज पे चलूं। क्या बोल रहा है राज? सर सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट करो ना आपका। मेरा अपना चैट बोल रहा है। नहीं, सबका चैट मतलब सिर्फ एवरीवन और ग्रेविटी एकेडमी ऐसा। अच्छा, सब लोग पब्लिक ये ग्रेविटी से पब्लिक वो करें। नहीं नहीं, एवरीवन पब्लिकली करो बस। ये तो ऑलरेडी है ही है। अच्छा, अभी पब्लिक और प्राइवेटली है, ओके। ठीक है, एवरीवन पब्लिकली कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ? अरे नहीं सर, वो मैसेज आ रहे थे, अच्छा स्पैम। अच्छा अच्छा। चलें अगले वाले पे, एक और कर लेते हैं कॉनकेव लेंस का। ऐसे वेव फ्रंट आ रहे हैं तो इसका डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना दो। हाँ, नहीं, यहाँ पे क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो जो भी रेज आई होंगी सब डाइवर्ज हो गई होंगी ना, इधर फोकस से आती दिखी होंगी, तो ऐसा हमारा वेव फ्रंट आ जाएगा। डायरेक्ट वेव फ्रंट बनाने को मत ट्राई करना, बेटर हमेशा यही होता है कि रेज ड्रॉ करो, फिर रेज को देख करके न्यू वेव फ्रंट बनाओ ना। कई बार हम डायरेक्ट सोचने में हो सकता है गड़बड़ कर दें, तो इसलिए हमेशा यही तरीका लगाना। अब हम लोग वापस आ जाते हैं इंटरफेरेंस पे ना। अब मेन वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले एक चीज यहाँ पे और लिखा दूं। देखो प्लेन सोर्स में, ये पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आई थी, 1/r² के, ये याद है सबको? ये सिलेंड्रिकल में आई थी 1/r के, और यहाँ पर कांस्टेंट आएगी ना, सबसे सेम एनर्जी क्रॉस हो रही होगी। अब आई अगर 1/r² के प्रोपोर्शनल है, और आई हमें पता है a² के भी प्रोपोर्शनल होता है, तो हम बोल सकते हैं a और r में क्या रिलेशन होगा। सर वो मेरे नाम से। अरे यार, तो देखो हम लोग क्या बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, देखो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो और आई प्रोपोर्शनल टू a², तो हम बोल सकते हैं a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ना। सेम वे में यहाँ पे आई प्रोपोर्शनल टू a² है, तो हम बोल सकते हैं a प्रोपोर्शनल टू 1/√r है, और यहाँ पे कांस्टेंट है। नोट हो गया होगा ना।
अब देखो यहाँ पर हम लोग इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, जो हमने पीछे देखा हुआ है, बस वही फिर से है। इंटरफेरेंस, अगर हमारे पास दो लाइट के सोर्स हैं S1 S2 और उनसे लाइट आ रही है किसी पॉइंट पर और सुपरपोजिशन हो रहा है, तो हमें देखना है कि अब नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, नई इंटेंसिटी क्या होगी। तो वही सेम फॉर्मूला होगा, नया एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। A1 A2 यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का बोला है तो वो ले लेना, मैग्नेटिक फील्ड का बोला है तो वो ले लेना। मान लो यहाँ पे कुछ E इक्वल टू है E1 नॉट साइन तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, राज तेरे को जो भी रहेगा तू अनम्यूट करके बोल देना ना, टाइम पास मत करो अब। तो ऐसे करके हम एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे और cos फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 साइन फाइव अपॉन में जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था वही फॉर्मूला लगाना है ना। बस A1 A2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होंगे। और सेम वे में इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख दूंगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। सेम वही कंडीशन होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। यहाँ पे हमने कोहेरेंट सोर्स लिए हैं ना, दोनों का ओमेगा सेम पकड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, तो आई मैक्स इक्वल टू हो गया √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और ए मैक्स हो जाएगा A1 प्लस A2। फाई की वैल्यू इस टाइम बराबर होगी 2n पाई, और अगर वो पार्ट डिफरेंस की वजह से आ रहा होगा तो वो बराबर होगा n लैम्डा के। सेम वे में डिस्ट्रक्टिव के लिए ठीक है। तो इंटरफेरेंस में जो आपने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। बस एम्पलीट्यूड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कोहेरेंट सोर्स होंगे तो इंटेंसिटी जो होगी, इनकोहेरेंट होंगे तो cos फाई जीरो हो जाएगा ना। तो नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट के लिए I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब हमें मेनली इसमें देखना है, एक एक्सपेरिमेंट है वही पढ़ना है, तो वो स्टार्ट करते हैं।
कहाँ पे बोल रहा है उमंग? अनम्यूट करके बोल, क्या बोलना चाह रहा है? सर वो फोकस के बाद वो चेंज कैसे होगा वो नहीं समझा। फोकस के बाद यहाँ तक तो देख सेम ही है ना। लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड। ये इसके बाद बोल रहा है क्या? इसके बाद हाँ वो चेंज कैसे जो होगा नहीं रेज समझा। यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, इसको क्रॉस करने के बाद कैसे दिखेंगी? अगर कोई पॉइंट की तरफ सब रेज आ रही हैं तो पॉइंट क्रॉस करने के बाद सब कैसी दिखेंगी? फिर डाइवर्जिंग दिखेंगी ना। हाँ है तो अभी जब कन्वर्ज हो रही है तब तक ऐसा बनेगा उनका, और डाइवर्ज हो रही होंगी तो फिर ऐसे बनने लग जाएगा ना। समझ गया? नहीं वो कन्वर्ज का कैसे बना है। देख तुझे क्या करना है, जो भी रेज है उसके परपेंडिकुलर बनाना है। अगर मैं मान ले इसको सेंटर मान के और ये सब रेडियस है, तो ऐसे स्फीयर बनाऊंगा ना। हाँ तो अगर वो रेज इधर तक इस साइड में आ रही है तो ये ऐसा वाला पार्ट दिखेगा, और जब क्रॉस कर चुकी होंगी तो ये वाला पार्ट दिखेगा स्फीयर का। मुझे अच्छा समझा परपेंडिकुलर समझा समझा। दिखाना है ना, परपेंडिकुलर दिखाना है मुझे हर जगह। अच्छा समझा। तो हम लोग अब देखो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, बाकी वही इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट है, और उसको इस एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करना है, और रिजल्ट जो आएगा वो सब हमें याद रखना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSE ना, शॉर्ट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ऐसे लिखते हैं, YDSE। स्लिट देखो क्या होता है, स्लिट मतलब क्या है? कोई भी अगर हम एक प्लेन सरफेस ले लें ना, कोई भी एक प्लेन सरफेस ले लें और इसमें एक बहुत बारीक सा कट मार दें, हाँ ये वही वाला यंग है जो उधर भी आया था ना, यंग्स मॉडुलस वाला, वही वाला यंग है। तो अगर हम कोई भी प्लेन सरफेस पे एक बहुत बारीक सा ऐसे स्लिट मार दें ना, तो ऐसा कट मार दें तो इसी को स्लिट बोलते हैं। अब मान लो कोई एक रूम है, उसकी वॉल है, वॉल पे एक बहुत पतला सा कहीं पे गैप बना हुआ है, तो इससे क्या होगा, बाहर से लाइट इस गैप के थ्रू अंदर आ रही होगी ना, तो यहाँ पे कुछ उस टाइप का ही होने जा रहा है। अगर मैं इसको साइड से देखूंगा, साइड व्यू में देखूंगा, तो मुझे क्या दिखेगा? साइड व्यू में मुझे एक ऐसे लाइन दिख रही होगी, बीच में ऐसा गैप दिख रहा होगा ना, जहाँ पे स्लिट होगी, स्लिट ये अंदर को गई होगी ना। साइड व्यू में मुझे ऐसा बस एक लाइन दिख रही होगी और बीच में यहाँ पे गैप दिखेगा ना, स्लिट कट हो गई है वहां पर। समझ आ रहा है सभी को? जल्दी लिखो। यार ये जो भी नाम बदल के आए हुए फालतू के काम नहीं करो, पढ़ाई पे फोकस कर लो। नहीं नेक्स्ट ईयर जब जेई का रिजल्ट आएगा तब सीईटी का खोज रहोगे कि कहाँ पे जाना है। हो गया नोट यहाँ तक?
तो देखो यहाँ पर हम जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें अरेंजमेंट देखो क्या होता है, एक ऐसे स्लिट होती है, सॉरी एक स्क्रीन होती है, एक एकदम अंधेरा कमरा इमेजिन करो ना ना, उसके एक वॉल पे हमने ऐसे स्लिट बना दी और उसके सामने एक और स्क्रीन रखी हुई है, ये पैरेलल में दो स्क्रीन है ना, इसमें भी हमने दो स्लिट बना दी इससे इक्वल स्पेस पर, और इसके सामने हम एक स्क्रीन रख देंगे। इसके सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है ना, यहाँ पे एक अंधेरा एकदम कमरा है, बाहर से लाइट यहाँ से एंटर करेगी और वो लाइट फिर क्या होगी, यहाँ पर भी जाएगी और यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ से लाइट आकर के इधर भी लाइट जा रही है, इधर भी लाइट जा रही है, फिर वो लाइट यहाँ से बाहर निकल के स्क्रीन के हर पॉइंट पे पड़ रही होगी। तो हमने क्या किया, पहले लाइट का एक सोर्स लिया, इस सोर्स से दो लाइट के सोर्स बनाए। ऐसा क्यों किया, ताकि ये एक ही सोर्स से दो सोर्स बनेंगे तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी ना, तो ये दोनों S1 S2 कोहेरेंट सोर्स होंगे, क्योंकि हमें क्लियर विजिबल हो इंटरफेरेंस का रिजल्ट एक ही पॉइंट पर, अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा ही दिखे तभी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे ना, तो वो तभी होगा जब कोहेरेंट सोर्स होंगे। अब इनके इंटरफेरेंस से स्क्रीन पे क्या दिखेगा हम वो देखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब हम देखो जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो हमें क्या दिखता है स्क्रीन पर, कहीं पे ऐसे ब्राइट पट्टी दिखेगी, कहीं पे एकदम डार्क पट्टी दिखेगी, फिर ब्राइट पट्टी, फिर डार्क पट्टी, ऐसे दिखने लग जाती है। अबे सैमल क्या कर रहा है, बात समझो। तो हम ये अरेंजमेंट ही पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें एक ये जो ये वाला स्क्रीन से इस स्क्रीन तक के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, दोनों S1 S2 के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट जो आ रही होगी उसकी कुछ वेवलेंथ लैम्डा ले लेंगे, ये डिस्टेंस छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, ये नॉर्मली हम बड़ी लेते हैं ना, जो जनरल सिचुएशन होगी उसमें हमारा जो डी होगा वो लैम्डा से बहुत बड़ा होगा जनरली, और कैपिटल डी इससे बहुत बड़ा होगा ना, जो जनरल एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट कभी कभी हम इसको वेरी भी करा देते हैं, डी को लैम्डा के रेंज का भी ले लेते हैं ना, कभी इसको रेंज का ले लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में ये ऐसा फॉलो हो रहा होगा। तो पहले हम इस केस के लिए पढ़ेंगे, फिर कुछ वेरिएशन होगा तो देखेंगे क्या करना है। तो अभी मैंने सेटअप बता दिया आपको ना कि कैसा ये सेटअप होगा। अब नेक्स्ट पेज पे इसका मैं साइड व्यू का डायग्राम बनाऊंगा, मतलब ऐसे लेकर के अब उसको सॉल्व करते हैं। मॉड्यूल सब फिनिश करते रहो एक्सरसाइज 3 तक ना, मॉड्यूल अच्छे से कंप्लीट कर लो, अभी टाइम मिल रहा है, कोई भी फास्ट नहीं चल रहा है, एकदम आराम से चल रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से वेब छोड़ के बाकी तो लगभग हो ही गया होगा। बच्चों क्या बोलते हो, वेब के अलावा बाकी तो लगभग पहुंच ही गए होगे एक्सरसाइज 3 तक। हाँ सर। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
हेलो, यार इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी इसलिए उठाना पड़ गया। चलो, तो हम लोग देखो क्या देख रहे थे। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे YDSC एक्सपेरिमेंट में कि एक ऐसे स्लिट होगा, वो अभी आगे बताता हूँ आदित्य ने क्या दिखेगा। और उसके आगे हम ऐसे दो स्क्रीन रख देंगे और इसके सामने एक स्क्रीन रखी होगी ना, ये सब स्क्रीन है, सबका साइड व्यू देख रहे हैं ना। लाइट यहाँ से एंटर कर रही है कुछ लैम्डा वेवलेंथ की। तो अब वो लाइट क्या होगी, यहाँ पर ये लाइट का एक सोर्स बन जाएगा ना, उससे यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में लाइट जा रही होगी। तो वो लाइट यहाँ पे भी पहुंचेगी, यहाँ पे भी पहुंचेगी, फिर वो नया लाइट का सोर्स हो जाएगा और उससे लाइट ऑल डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसको हम S लिख दे रहे हैं और ये S1 और S2। तो S से S1 S2 बने, इसलिए S1 S2 यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स है। इनके बीच की डिस्टेंस कुछ हमने मान ली D1 है, इसको कुछ D बोला है। S1 S2 के बीच के गैप को लैम्डा बोला हुआ है। S1 S2 का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग कुछ O बोल दे रहे हैं, और O के एग्जैक्टली जो पॉइंट पड़ेगा सामने उसको हम लोग कुछ C बोल दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हेलो, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के कोई भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या इंटरफेरेंस की वजह से इंटेंसिटी आ रही होगी ना। तो उसके लिए क्या हो रहा होगा, यहाँ से देखो जैसे S1 से मान लो लाइट कुछ आ रही है, यहाँ पे आके गिर रही है, तो वो कुछ x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके आई, और x2 से, इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये लाइट ऐसे x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके आई और यहाँ से कुछ x2 डिस्टेंस ट्रेवल करके आई, और ये कुछ पॉइंट P ले लिया है। तो अब देख लो यहाँ पर जैसे यहाँ से लाइट आई थी तो यहाँ पे जब पहुंची तो इक्वल डिस्टेंस कवर करके आई थी ना, ये एकदम इसके मिड पॉइंट के सामने था। तो यहाँ तो कोई फेज डिफरेंस आया है S1 S2 में? S1 S2 में कोई फेज डिफरेंस है? नहीं है ना, क्योंकि जो लाइट यहाँ पे आई वही सेम लाइट यहाँ पहुंची, वही यहाँ पहुंची सेम डिस्टेंस कवर करके, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद जब ये लाइट आगे जाएगी और इस पॉइंट पे मिलेगी, तो अब इस पॉइंट पर अगर ये अलग अलग पाथ कवर करके आ रहे हैं तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू पाथ डिफरेंस। तो अब यहाँ पर फेज डिफरेंस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, या उसके बीच में कुछ इंटेंसिटी मिले ना। कोई ऐसा जो ही नहीं है कि cos5 +1 या -1 ही आएगा ना, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे कि किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव आ रहा होगा, किस पे डिस्ट्रक्टिव आ रहा होगा ना। ये हम लोग पोजीशंस निकालने जा रहे हैं अब ना, ये सारी पोजीशन हम यहाँ से मेजर करेंगे। हम पॉइंट P को O से मिला देते हैं, ये कुछ थीटा पोजीशन ले लिया है, और P से C तक की डिस्टेंस को हमने कुछ मान लिया y है। तो अब देखो हम यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो अगर कैपिटल D बहुत बड़ा है और स्मॉल d बहुत छोटा है, ये स्मॉल d था, लैम्डा लिखा है, एक मिनट, ये स्मॉल d बहुत छोटा है ना। अगर आपके पास एक पॉइंट P है और इससे ये बहुत छोटे से डिस्टेंस पे अगर आप दो पॉइंट लेते हो, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस चाहिए तो आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो
ना, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी ना। यहाँ पे एक ऐसे आप आर्क बना दोगे ना, आर्क लगभग क्या होगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि बहुत डी, स्मॉल डी बहुत छोटा है। समझ आ रहा है सभी को ना? अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे तो आर्क जो आएगा ना, इसको सेंटर मान के आर्क ड्रॉ करो तो वो स्ट्रेट आएगा परपेंडिकुलर। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ना, ये वाली डिस्टेंस। इसको कुछ हम लोग नाम दे देते हैं, क्या क्या हो चुका है, ओ सी ए लिख देता हूँ इसको, ये पॉइंट ए है मान लो। तो अगर हम यहाँ पे x2 माइनस x1 मतलब पार्ट डिफरेंस निकालने, तो वो कितना आएगा, S2a आएगा। S2a हम निकाल कैसे सकते हैं? देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये अगर एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल कितना आ रहा होगा, ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा आएगा ना, ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा आ रहा होगा। एंगल का कैलकुलेशन समझ आया? देखो ये एंगल 90 है, ये वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल थीटा आ रहा होगा। मतलब अगर यहाँ का एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। एंगल समझ आया बच्चों? एंगल समझ आया? हाँ सर। तो अब हम ये बड़े वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको लेकर के, अगर हम ट्रायंगल S1 S2 A में देखें तो एंगल A 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं S1 S2 यहाँ पे मतलब D जो है वो हाइपोटेन्यूस है। देख अद्विता, ये देख, ये हमने 90 डिग्री आर्क ड्रॉ किया है ना, तो ये इस पे भी 90 आ रहा होगा, इस पे भी 90 आ रहा होगा ना। ये सेंटर से आने वाली सारी लाइन ये रेडियल लाइन है ना, ये सर वो आर्क, फेक है। तो ये 90 है, ये 90 है। सर वो फेक है। अच्छा, यार लोग कितने फर्जी आदमी है भाई। इन लोग का देखना नेक्स्ट ईयर ये लोग पछता रहे होंगे कि काश पढ़ लिए होते तब। तो अब देखो क्या हो रहा होगा, ये डिस्टेंस डी है ना, और ये एंगल थीटा आ चुका है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, डी हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो ये थीटा के सामने वाली साइड हम कितनी बोल सकते हैं, S2a की वैल्यू हम लोग कितनी बोल सकते हैं, S2a की वैल्यू हम लोग बोलेंगे डी साइन थीटा। समझ आ रहा है? डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई हमारी डी साइन थीटा। ये हमें कब आ पाया डी साइन थीटा, ये हमें कब निकाल पाए हम लोग, जब हमने यहाँ पे माना हुआ है कि ये डिस्टेंस बहुत बड़ी थी, कैपिटल डी, और स्मॉल डी बहुत छोटा था ना। हाँ सर। अब देखो अगर ये y की वैल्यू बहुत छोटी हो ना, मतलब हम इसके p के क्लोज देख रहे हैं, p के अगर क्लोज देख रहे होंगे तो उस टाइम पे थीटा भी छोटा आएगा ना। अगर यहाँ पे थीटा स्मॉल है तो उस केस में हम साइन थीटा को थीटा और फिर उसको टैन थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी टैन थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई कैपिटल डी ना, बड़े वाले ट्रायंगल से इसको हम बोल सकते हैं वाई बाई कैपिटल डी। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे y बहुत छोटा है d से, तब हम ऐसा बोल सकते हैं ना।
तो अब देखो यहाँ पर आपको ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू याद रखनी है ना, पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा लिख सकते हैं, और डी साइन थीटा में भी अगर थीटा बहुत छोटा है तो उसको डी वाई बाई डी लिख सकते हैं। नोट कर लो यहां तक। डन सर। एक मिनट ना, मैं कुछ थोड़ा सोच रहा था, एक मिनट। तो अब देखो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं ना, अब इसको याद रखते हुए अब हम लोग निकालेंगे कि किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा और किस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर हमें चाहिए कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट पी कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वहां पे डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, एन लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ना, जहां पे एन क्या होना चाहिए, 0 1 2 ऐसे आना चाहिए। तो ये हमने निकाल रखा है डी वाई बाई डी इक्वल टू एन लैम्डा ना। अब डेल्टा एक्स निकाल के रखा हुआ है तो इसको तुरंत रखते जाएंगे तो वाई मिलता जाएगा, तो वाई इक्वल टू आ गया एन लैम्डा डी बाई डी। अब एन की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 ऐसे आएगा, तो वाई की वैल्यू मिलेगी 0 1 1 मतलब लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, ऐसे आ रहा होगा 3 लैम्डा डी बाई डी, ऐसे पोजीशंस मिल रहे होंगे। इसमें जो सबसे सेंटर पे मिलता है ना उसको, ये जहां पे y इक्वल टू 0 है वो देखोगे क्या है, इस जगह पे होगा ना, y यहाँ 0 है ना, यहाँ पे दोनों से इक्वल पाथ कवर करके आ रहा होगा ना, तो इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा ना। ये यहाँ पे मैक्सिमा है ना, कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमा है, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, और इसको नाम देते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, इसको नाम देते हैं सेकंड मैक्सिमा ना, ऐसे नाम चल रहा होगा आगे, थर्ड फोर्थ ऐसे मैक्सिमा चल रहा होगा। और देखो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों डाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट केवल ऊपर ही नहीं हो सकता, अगर जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। तो +1 अगर ऊपर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो -1 उतना ही नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ हर एक जगह प्लस माइनस दोनों साइन होंगे। सेम वे में अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट देखें, तो वहां पे डेल्टा एक्स बराबर कर देंगे 2n+1 लैम्डा बाई 2, जहां n की वैल्यू 0 1 2 ऐसे डालेंगे।
डेल्टा एक्स मतलब डी वाई बाई कैपिटल डी इक्वल टू ये आ जाएगा। अब इसमें n की वैल्यू डालना शुरू करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाई n की वैल्यू 0 डालेंगे, सॉरी यहाँ पे नीचे 2 रहेगा ना, तो 2d प्लस माइनस ऊपर नीचे दोनों जगह होगा, फिर ऐसे प्लस माइनस 3 लैम्डा ना, ऐसे मिनिमा वाले पोजीशन मिलेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया ना, अब मुझे जहां पे कंस्ट्रक्टिव कराना है वहां पे उसको बराबर कर दिया एन लैम्डा के, जहां डिस्ट्रक्टिव कराना है उसको 2n+1 लैम्डा बाई 2 के कर दिया। तो ऐसे मुझे तुरंत y की वैल्यू मिल जा रही है, किस y पर मैक्सिमा है और किस y पे मिनिमा है। नोट कर लो यहाँ तक। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा रिवाइज कर के फिर इस पर प्रॉब्लम करेंगे ना। वेब ऑप्टिक्स में यही एक्सपेरिमेंट है, बस इसमें थोड़े थोड़े से वेरिएशंस ला करके एक्सपेरिमेंट में देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। कभी मान लो दोनों स्क्रीन के बीच में पानी भर दिया, कुछ ग्लास की स्लैब रख दी, इस टाइप के काम करते हैं। बार बार एक्सपेरिमेंट यही रहेगा। होमवर्क में वेब का मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, जो भी इन चैप्टर रह गया वो कंप्लीट कर लो, सॉल्व एग्जांपल कर लो। और वेब ऑप्टिक्स में आज कुछ नहीं दे रहा हूँ, आज केवल आपको जो पढ़ाया गया है रिवाइज कर लेना है, नेक्स्ट क्लास में इसमें होमवर्क दूंगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय एवरीवन।